So let's get started with puerperium. It is the period following childbirth during which the body tissue, especially the pelvic organs, revert back. इसमें क्या होता है? पुपेरियम वो पीरियड है जिसमें जो हमारे pelvic organs होते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, अब पहले उनको रिवर्ट बैक होते हैं, मतलब वापस अपनी पोजीशन में जाते हैं टू द प्री प्रेगनेंट स्टेज, बोथ एनाटमिकली एंड फिजियोलॉजिकली एंड इन द सेम वे. देन आफ्टर दिस इन्वॉल्यूशन क्या होता है? वो टाइम पीरियड तो हमने बोला पिपेरियम को, लेकिन इन्वॉल्यूशन वो प्रोसेस है. थ्रू आउट द प्रोसेस, ड्यूरिंग द ऑल प्रोसेस that are taken place where genital organs revert back approximately to the state as they were before pregnancy. Okay, now the point that we need to note down is that women in puerperium termed as puerpera. Okay, then after this, duration of puerperium. Here we can see duration of puerperium. Puerperium begins as soon as placenta is expelled, means removed out, and lasts for approximately 6 weeks. ये जो puerperium period होता है ये 6 weeks का होता है, 1.5 months. When uterus become regress ऑलमोस्ट टू नॉन प्रेगनेंट स्टेज, मतलब इतना टाइम लगता है, लगभग 1 to 5 months जो है लगता ही लगता है यूट्रस को अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने में. आफ्टर प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड, बेबी इज एक्सपेल्ड आउट. ओके, सो देन इसके बाद प्यूपेरियम जो है वो उसमें डिवाइडेड है, 3 टाइम पीरियड में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज इमीडिएट, देन अर्ली, देन रिमोट. व्हाट वाज दैट? इमीडिएट, अर्ली एंड रिमोट. इमीडिएट जो होता है उसमें होता है विद इन 24 hours. अर्ली मीन्स अप टू 7 days एंड रिमोट इसको अप टू 6 weeks जो है लगता है. देन उसके बाद हो गया, ये हमने फर्स्ट पढ़ा IER. देन इसके बाद ये जो इमीडिएट, अर्ली, रिमोट. देन इसके बाद इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस. अब यूट्रस जो है वो जब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वोल्यूशन उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या उसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, एनाटमिकल कंसिडरेशंस आते हैं एंड ऑल. So first of all is that involution of uterus. Involution is process, as we have already read, in which bulky uterus following delivery progressively return to its non-pregravid state. जो non-pregnant state है उसमें वापस जाता है. Its size come to 20 weeks pregnancy after childbirth. Okay, then इसके बाद after this, then let's come to anatomical consideration. In this anatomical consideration, immediately following delivery, the uterus become firm and retracted with alternate hardening and softening. मतलब डिलीवरी के जस्ट बाद जो है यूट्रस थोड़ा सॉफ्ट सा होता है, बट जैसे लाइक व्हेन वी पाल्पेट ओवर दैट, बट आफ्टर प्रेगनेंसी ये थोड़ा हार्डनिंग, थोड़ी सॉफ्टनिंग से ऑल्टरनेट फॉर्म में रहेगा. फर्म एंड रिट्रैक्टेड. देन इसके बाद अगर मेजरमेंट्स की बात करें तो यूट्रस जो होता है वो मेजर होता है अबाउट, अगर इसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट मेजर करें तो 20x12/7.5. ओके, देन वेट की बात करें तो वेट ऑफ यूट्रस आफ्टर डिलीवरी जो है वो रिड्यूस हो जाता है फ्रॉम 1000 to 900 ग्राम टू 60 ग्राम एट द एंड ऑफ 6 week, क्योंकि नॉर्मली यूट्रस जो है लाइक अप्रॉक्स 60 ग्राम होता है. देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका जो है वेट बढ़ता है, मास बढ़ता है. या देन इसके बाद रेट ऑफ इन्वोल्यूशन की बात करें तो फंडस लाइज 12.5 सेंटीमीटर अबव सिम्फाइसिस प्यूबिस. जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है उसके ऊपर फंडस लाई करता है अप्रॉक्स टू 12.5 सेंटीमीटर. उसकी टोटल लेंथ जो होती है 20 सेंटीमीटर होती है. देन जो फर्स्ट 24 hours में होते हैं उसमें क्या देखने को मिलता है, फ्रॉम 2nd to 11th day फंडस डिसेंड एट अ रेट ऑफ 1.25 सेंटीमीटर. नॉर्मली हमें देखने को मिलता है कि जो फंडस है वो धीरे धीरे आफ्टर प्रेगनेंसी के, जैसे प्रेगनेंसी के बाद जो है चाइल्ड बर्थ हो गया, अब 2nd से 11th डे के बीच में, मतलब 2nd to अप्रॉक्स 10 डे मान लो, उसमें क्या होता है फंडस रोज जो है पर 24 hours पर डे क्या होता है 1.25 सेंटीमीटर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 1.25 सेंटीमीटर जो है डिसेंड करता है, अपने नॉर्मल पोजिशनिंग में जाता है, प्री ग्रेविडा स्टेट में जाता है. और 11th डे में क्या होता है यूट्रस सिंक बिहाइंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, अवर सिम्फाइसिस प्यूबिस के
पीछे होता है एंड बिकम पैल्विक ऑर्गन, रिटर्न टू नॉर्मल प्री ग्रेविटा साइज बाय 6th वीक। अब 6 वीक तक आते आते प्री ग्रेविटा साइज तक पहुंचेगा। देन लेट्स कम टू द इन्वॉल्यूशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्यूशन फास्टर नॉट रिकोगनाइज बाय 3rd डे, कि 3rd डे में इन्वॉल्यूशन इतना रिकोगनाइज नहीं होता एंड बिकम थिन फ्लैबी कोलैप्स स्ट्रक्चर। उसके बाद धीरे धीरे जो है यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजिशन में आ रहा है, तो उसकी ये बारे में स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है कि धीरे धीरे कैसे वो थिन फ्लैबी होता रहता है। देन आता है, अब फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, हमने पूरा इसमें इन्वॉल्यूशन पढ़ रहे थे यूट्रस का, उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखे, एनाटॉमिकल चेंजेस देखे। अब फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमें पैल्विक ऑर्गन, जेनिटल ऑर्गन्स, इनमें अब ये जो जेनिटल ऑर्गन्स है इनमें अब और क्या आएगा अदर देन यूट्रस, वी हैव सर्विक्स। सर्विक्स कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, सर्विक्स जो है स्लोली स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करता है। External orifice, we have two orifices, external and internal, out of which the external orifice admit 2 fingers for few days, but by the end of first week narrows down to admit the tip of finger only by the end of first week। एक हाइपोथेटिकल एक अजम ऐसा अज्यूम करने को बोला गया है, assumption बोला गया है कि एक्सटर्नल ऑरिफाइस जो है इतना वाइड होता है उस टाइम पे कि इजीली जो है हम उस पर काफ़ी इजीली जो है उसमें काफ़ी बड़ा होल होता है, बट बिकॉज द बेबी एक्सपेल्ड आउट तो होगा ही ऑब्वियसली। देन लेकिन उसके बाद वो नैरो डाउन होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक वो धीरे धीरे जो है उसकी ओपनिंग जो है वो कम होती है, अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में जाती है, नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजिशनिंग में जाती है। देन इसके बाद द कॉन्टोर ऑफ सर्विक्स टेक्स लॉन्गर टाइम टू रिगेन, बट एक्सटर्नल ओएस और ऑरिफाइस जो होता है वो नेवर रिवर्स टू नलीफेरस स्टेट। ओके, तो जो सर्विक्स है वो थोड़ा लंबा टाइम लेता है अपनी पोजीशन को रिगेन करने में। ओके ओके, सो इसमें नलीफेरस मीन्स नलीफेरस स्टेट मीन्स कि एक बार अगर मदर ने अपना फर्स्ट बेबी, एक बार मदर का फर्स्ट बेबी हो गया तो उसके बाद जो एक्सटर्नल ऑरिफाइस है वो अपना नलीफेरस स्टेट मतलब ओरिजिनल स्टेट है उस पर वापस नहीं जाता है। टू सम एक्सटेंट इट गोज बट नॉट द सेम as it used to be. Okay, so after this we are moving forward to next involution of our other pelvic structure. Okay, that is vagina, because ऐसा होता है कि फर्स्ट स्ट्रक्चर जब आप यूट्रस का देखोगे तो उसमें क्या होता है, पहला यूट्रस होता है, देन उसके बाद सर्विक्स, और उसके बाद एक्सटर्नल ऑस होता है। 2 ऑस बोले ना, इंटरनल ऑस एक्सटर्नल ऑस। तो जो यूट्रस टू सर्विक्स होता है वहाँ पे एक इंटरनल ऑस होता है, एंड देन जो सर्विक्स टू वजाइना होता है वहाँ पे एक एक्सटर्नल ऑस होता है। तो यहाँ पे हम वजाइना के बारे में पढ़ेंगे। वजाइना क्या है, एक ब्रॉड लिगामेंट है। आई मीन टू से कि वजाइना जो है उसमें ब्रॉड लिगामेंट और राउंड लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। देन आफ्टर दिस जो डिस्टेंडेबल वजाइना होता है उसको 4 to 8 वीक्स लगते हैं टू इन्वॉल्यूट। then it regains its tone but never to vaginal state। ओके, देन मिकोसा जो होता है, जैसे कि हमारी लेयर्स होती है, मिकोसा, सब मिकोसा, मस्कुलरिस, ऐसी जो मिकोसा लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, वो डेलिकेट रहती है फॉर फर्स्ट फ्यू वीक्स, बट जो सब मिकोसिस वेनस कंजेशन लास्ट इवन लॉन्गर। ओके, देन अब हमने पढ़ा होगा कि उसमें बहुत सारे रगेज भी होते हैं जो पर्टिकुलरली रीअपेयर एट 3rd वीक, एंड हाइमन इज लेसरेटेड। इसकी कंडीशन बताई गई है, जो हाइमन होता है वो लेसरेटेड रहता है एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉडुलर टैग्स द क्रैनकुले मल्टीफॉर्म्स। ओके, देन वजाइना इज ऑलवेज अ लिटिल लार्जर दैन इट वॉज प्रायर टू फर्स्ट चाइल्ड बर्थ। की वजाइना जो है हमेशा जो फर्स्ट चाइल्ड बर्थ हुआ था उससे पहले वजाइनल स्टेट है, जो स्ट्रक्चर है अब जो आफ्टर चाइल्ड बर्थ वो थोड़ा उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। देन पेरिनियल मसल टाइटनिंग एक्सरसाइज हेल्प्स अ लॉट टू रिस्टोर इट्स टोन। अब नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू रिस्टोर इट्स टोन। तो कुछ मसल टाइटनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, लाइक कुछ बहुत सी हमने मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी हमें देखा जाता है कि कीगल एक्सरसाइजेस जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। यू कैन सर्च फॉर दैट कीगल एक्सरसाइजेस, जो आफ्टर जो प्रेग्नेंट वुमेन है
उन्हें प्रेगनेंसी के बाद थोड़ी बहुत करनी चाहिए आफ्टर द, अगर वो डिपेंड करता है कि उनका सी सेक्शन हुआ है या फिर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है, तो कितने दिनों बाद कि कितने डेज़ के बाद या फिर कब हम रीस्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइजेस। जस्ट जस्ट आफ्टर बर्थ तो इट्स वेरी पेनफुल कि वो नहीं हो सकता है, but these exercises are helpful to restore tone. Okay, then let's come to broad ligament and round ligaments. They are regular, they require considerable time to recover from stretching. Initially they are legs due to stretching, but by end of puparium the ligament regain their non-pregnant length and tensions. Now let's come to pelvic floor and pelvic fascia. Takes long time to involute. We have already read about ki broad ligaments and round ligaments, it take times to recover, but pelvic floor and pelvic fascia, it take long time to involute from stretching effect during parturition. Then let's come to one of the most important topic of obs and gynae, in which we read about the lochia. What is lochia? What does the term lochia suggest? It is the vaginal discharge for the first fortnight during puparium. The discharge originates from uterine body, cervix, and then vagina. It originates from uterine body, cervix, and vagina. It is the, in simply we call कि एक vaginal discharge होता है. लोकिया जो vaginal discharge है, अब इसमें डिपेंड करता है कि इसके ऑर्डर और रिएक्शंस पे, जैसे कि it has got a particular offensive fishy smell, its reaction is alkaline and become acidic towards the end. अब इसके कलर में डिपेंड करें तो लोकिया 3 टाइप्स में हमें डिवाइड किया गया है, लोकिया रूब्रा, लोकिया सेरोसा, लोकिया एल्बा। जो लोकिया रूब्रा होता है, उसके रूब्रा इसके वर्ड से ही जो आ रहा है, आर फॉर रूब्रा, आर फॉर आर इंडिकेट रेड। रेड में क्या होता है, 1 to 4 डेज तक हमें देखने को मिलता है कि, अब वो रेड क्यों है, क्योंकि उसमें ब्लड का कंपोजिशन है, कंसिस्ट ऑफ ब्लड, श्रेड्स ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, क्योंकि आप श्रेड्स ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, डेसिडुआ, वर्निक्स केसियोसा जो हमने थोड़ी बहुत देखी भी होगी कि जो न्यू बर्थ बेबी होता है उसके पूरी बॉडी में, ऑल ओवर द बॉडी उसमें वाइट लेयर्स सी होती है, तो वो अगर उसके कुछ रह गए हैं, मिकोनियम। ओके, देन आता है लोकिया सिरोसा, ये थोड़ा येलोइश पिंकिश येलोइश होता है। इसमें क्या देखने को मिलता है, नेक्स्ट 5 to 9 डेज, स्टार्टिंग 1 to 4 डेज हमने ये देखा, फिर नेक्स्ट 5 to 9 डेज चेंजेस आता है उस लोकिया में। तो उसमें अब क्या है, अब उसमें आरबीसी तो कम है, स्टिल प्रेजेंट बट इन लेस अमाउंट, बट मोर ल्यूकोसाइट्स आर प्रेजेंट। वुंड एक्सुडेट्स, म्यूकस फ्रॉम सर्विक्स, सर्विक्स से म्यूकस, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनॉर्बिक स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई। देन आफ्टर दिस लोकिया एल्बा। लोकिया एल्बा क्या है, पेल वाइट है, it takes 10 to 15 days, for another 10 to 15 days it remains. It consists of plenty of decidua cells, ल्यूकोसाइट्स, म्यूकस, जैसे हमने ल्यूकोसाइट म्यूकस इससे पहले हमने सिरोसा में भी देखा, इसमें भी है, इसमें इवन डेसिडुआ भी है, प्लेंटी ऑफ डेसिडुआ, मेन जो है प्लेंटी ऑफ डेसिडुआ सेल्स हैं, और फिर उसके बाद फैटी ग्रैनुलर एपिथेलियल सेल्स भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, एंड कोलेस्ट्रॉल एंड क्रिस्टल्स। ओके, देन लेट्स कम, अब ये इंपॉर्टेंट है, सो इसमें हमें कुछ चीज़ें, और एक तो इसका डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकिया के टाइप्स कितने होते हैं, रूब्रा, सिरोसा, एल्बा। देन इसमें आता है इसका अमाउंट अप्रॉक्स 250 ml लोकिया होता है फॉर फर्स्ट 5 to 6 डेज, अगर हम देखें 250 ml होता है। देन नॉर्मल ड्यूरेशन में एक्सटेंड अप टू 3 वीक, ये 3 वीक तक एक्सटेंड कर सकता है कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज में भी स्केंटी फॉलोइंग प्री मेच्योर लेबर और मे बी एक्सेसिव इन ट्यून डिलीवरी। जब ट्विंस हो तो उस पर ट्विंस डिलीवरी में या हाइड्रोएमियोस वाली कंडीशन में ये थोड़ा एक्सेसिव फॉर्म में हमें देखने को मिल सकता है, बट नॉर्मली जितना होता है अप्रॉक्स 250 ml इसका अमाउंट होता है। देन लेट्स कम टू नेक्स्ट, अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल डिस्चार्ज। लोकल डिस्चार्ज की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, दिस इज समथिंग that we have to read and
Local discharge gives useful information about abnormal pubertal state. In order to note all this, the amount, order, color, duration. हमने अमाउंट देख लिया 250 ml अप्रॉक्स, ऑर्डर देख लिया कि फिशी स्मेल्स आ सकती है, और कलर हमने देख लिया जो हमने डिवीजन किया था लूकिया को ऑन द बेसिस ऑफ रुब्रा सिरोसा एल्बा, तो उसमें हमें कलर देखने को मिला कि रुब्रा क्यों है, रेडनेस क्यों है उसमें, येलोइश पिंक क्यों है उसमें, पेल वाइट क्यों है। तो ये ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन होता है कि कितने ड्यूरेशन तक अप्रॉक्सी एक्सटेंड हो सकता है, 3 वीक्स तक। तो हमने तीनों चारों 4 ऑफ देम हमने कवर कर चुका है। अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो फर्स्ट, जैसे कि हमने, अगर हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर में क्या है, अगर ऑफेंसिव हुई तो क्या इंडिकेट कर रहा है, वेजाइनल डिस्चार्ज अगर ऑफेंसिव है, फिशी स्मेल आ रही है, इट मीन्स इन्फेक्शन, देयर इज सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट। बट इसकी श्योरिटी नहीं है अनटिल अनलेस टेस्ट वगैरह से या फिर जो है डायग्नोसिस वगैरह से क्लियर हो जाए। देयर में बी सम अदर रीजंस टू। ओके, देन अमाउंट की बात करें, इफ स्किंटी और एब्सेंट सिग्निफाइज इन्फेक्टो Leukometra, it involves the retention of लोकिया इनटू वजाइना। अब वजाइना में लोकिया रिटेन है तो इससे क्या होगा कि आगे जो है फर्दर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, और वैसे ही सेम इफ एक्सेसिव देन इट इंडिकेट इन्फेक्शन। ओके, नाउ लेट्स कम टू कलर। कलर, persistent red color beyond normal limit signifies sub-involution or retained bits of conception. Okay, then उसके बाद let's come to the duration. Duration of Lucia alba beyond 3 weeks suggests local genital lesion. Lucia alba जो हमारी स्टेज है वो 10 to 15 डेज तक चलती है। अगर ये 3 वीक्स से बियॉन्ड हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि लोकल जेनेटल लेशंस वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, अब हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखे, हमने यूट्रस में देखा सर कैसे यूट्रस में क्या चेंजेस आए, उसमें हमने इसके हमने जो है लुकिया यूट्रस के बारे में पढ़ा, देन उसके बाद सर्विक्स के बारे में, वेजाइना के बारे में, यूट्रस के हमने मेजरमेंट्स भी देखे, इवन 20/12/7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने सर्विक्स में देखा, एंड देन उसके बाद वेजाइना में, फिर ब्रॉड लिगामेंट्स, राउंड लिगामेंट्स, पैल्विक फ्लोर, फेशिया, देन उसके बाद लुकिया में आए। अब कुछ जनरल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। देन फर्स्ट ऑफ देम इज पल्स। पल्स में क्या होता है, few hours after normal delivery pulse rate is likely to be raised which settles or returns to normal during the second day। तो क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद या आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो पल्स रेट है वो थोड़ा रेज रहता ही है, लेकिन वो सेटल डाउन नॉर्मली, और वो सेटल डाउन भी हो जाता है आफ्टर सेकेंड डे। देन उसके बाद सेकेंड, अगर पल्स की बात कर ली, अब हमने इसमें टेम्परेचर की बात करें तो फर्स्ट 24 आवर्स में इट शुडेंट बी मोर देन 37.2 डिग्री सेल्सियस, और वी कैन से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। 99 डिग्री फ़ारेनहाइट ये मच ईजियर है याद करने में। तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फर्स्ट 24 आवर्स में टेम्परेचर। नॉर्मली कितना होता है, अगर एक ह्यूमन का देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बट मदर का जो है इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। स्लाइटली राइज इन टेम्परेचर बाय 0.5 फ़ारेनहाइट फॉलोइंग डिलीवरी बट कम नॉर्मल इन 12 आवर्स। नेक्स्ट 12 आवर्स में नॉर्मली वापस आ जाता है। ओके, देन उसके बाद बट ऑन द थर्ड डे देयर माइट बी स्लाइट राइज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू ब्रेस्ट इन्गॉर्जमेंट। ब्रेस्ट इन्गॉर्जमेंट जो एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें जो है ब्रेस्ट के जो ब्रेस्ट में हमें देखो इसके ब्रेस्ट के कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें मेनली हमें क्या देखने को मिलता है, स्वेलिंग, पेन, हार्डनेस देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ ओवरफिल्ड विद मिल्क। ओके, एंड बट शुडेंट लास्ट मोर देन 24 आवर्स। लेकिन इसमें भी ये कंडीशन है कि ब्रेस्ट इन्गॉर्जमेंट के टाइम पे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है कि जहाँ जहाँ इन्फेक्शन होता है फिर किसी भी पर्टिकुलर रीज़न से जहाँ पे हमारे WBCs वर्क करेंगे वहाँ पे बॉडी जो है एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म काम करती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और इट इज़ अ साइन ऑल्सो कि समथिंग इज़ हैपनिंग। ओके, तो ऑन थर्ड डे देयर माइट बी स्लाइट राइज ऑफ टेम्परेचर।
बट शुडंट लास्ट। लेकिन वो ध्यान देना है कि वो सीवियर कब हो जाता है, जब वो 24 आवर्स के बाद भी हम टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है मदर का। इंस्पेक्ट फॉर जेनाइटल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या टेम्परेचर राइज। उसके बाद देन आता है यूरिनरी ट्रैक्ट, and then after this bladder become edematous, hyperemic, and often show some mucus layer collection of blood। तो इसमें क्या होता है कि एडिमेटस में मीन्स एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का, स्वेलिंग वगैरह देखने को मिलेगी हमें। हाइपरेमिक की ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है। ओके, देन डायलेटेड यूट्रस एंड रीनल pelvis रिटर्न टू नॉर्मल साइज विद इन 8 वीक। नॉर्मली पिपेरियम का टाइम पीरियड होता है 6 वीक, लेकिन जो इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करें तो नॉर्मली जो ब्लैडर अगर हम देखें इस पर, तो उसमें क्या होता है कि वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आने में जो डायलेटेड यूट्रस है और रेनल रेनल पेल्विस है, उसे अपने नॉर्मल साइज में आने में 8 वीक्स लगता है। दे आर अप्रॉक्स 8 वीक्स। देर आर चांसेस ऑफ यूटीआई इन पिपेरियम, पिपेरियम जो पीरियड है, ड्यू टू स्टिग्नेंट ऑफ यूरिन अलॉन्ग विद डिवाइटलाइज ब्लैडर, कि अगर कहीं पे स्टेसिस ऑफ यूरिन है तो इस वजह से भी कॉम्प्लिकेशन आती है, रिटेंशन ऑफ यूरिन की वजह से। देन इसके बाद अगर हम इसमें देखिए गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अभी हमने यूरिनरी ट्रैक्ट में देखा, इसमें हमने ब्लैडर की बात करी और डायलेटेड यूट्रस की बात करी। देन इसके बाद गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लूइड इन लेबर, लॉस थ्रू लोकिया, ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लूइड इन labor, loss through local diuresis and perspiration, there is an increased thirst. Slight, and then let's talk about slight interstitial paresis leads to constipation. So here there are two terms, lochia and diuresis. As you can see, loss through lochia and diuresis, and perspiration also. Okay. देन यहाँ पे जो टर्म आया है इंटेस्टाइनल पैरासिस, इसका मतलब होता है कि व्हेन मसल इन इंटेस्टाइन लूज देयर एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा कि एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही होगा। ओके, तो कॉन्स्टिपेशन हम देखते हैं कि मदर में कॉन्स्टिपेशन एक ये रीज़न भी होता है कि मदर बहुत टाइम तक बेड रिडन रहती है आफ्टर प्रेगनेंसी, थोड़ा बहुत मूवमेंट में दिक्कत होती है तो वो बेड में ही रहती है, तो उससे क्या होता है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता है, इस वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन की जो दिक्कत देखने को मिलती है मदर में। देन वीमेन आर यूजुअली हंग्री एंड रेडी फॉर रेगुलर मील एन आवर और टू आफ्टर डिलीवरी। ओके, देन लेट्स कम टू वेट लॉस। वेट लॉस में वेट लॉस इन प्रिपेरियम अकर्स अप टू 2 kg ड्यू टू डायरेसिस। मोस्टली women return to their pre-pregnant weight by the end of puerperium। सो अप्रॉक्स जो एक मदर जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 11 to 13 kg जो है वेट जो है गेन करती है, विच इज़ टू मच। ओके, सो फ्लूइड लॉस ड्यूरिंग फर्स्ट वीक इट्स अप्रॉक्स 2 लीटर एंड ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 वीक इट अप्रॉक्स 1.5 लीटर। ठीक है, देन लेट्स कम टू द ब्लड। इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी देयर इज एन डिक्रीज, immediately following delivery there is a decrease in blood volume due to dehydration and blood loss। तो डिलीवरी के जस्ट बाद क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है, ब्लड लॉस जो आफ्टर प्रेगनेंसी हुआ है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ हुआ है। कार्डियक आउटपुट राइसेस सून आफ्टर डिलीवरी टू 60% अबव द प्री लेबर वैल्यू एंड नॉर्मलाइज इन 1 वीक। जो कार्डियक आउटपुट होती है वो नॉर्मली क्या होता है कि डिलीवरी के बाद जो है 60% जो है ऊपर जाता ही जाता है प्री लेबर वैल्यू के अकॉर्डिंग, लेकिन 1 वीक में वापस भी आ जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि पल्स रेज करती है लेकिन सेकेंड डे जो है नॉर्मली रिटर्न हो जाती है, वैसे ही जो है कार्डिक आउटपुट जो कार्डिक वैल्यूज है वो 1 वीक के बाद नॉर्मलाइज हो जाती है। देन आता है आरबीसी एंड हेमाटोक्रेट वैल्यूज़ नॉर्मलाइज बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक। अगर हम ब्लड वैल्यूज़ में बात करें तो इसमें जो आरबीसी हेमाटोक्रेट है ये फर्स्ट वीक ऑफ आफ्टर बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक रिटर्न होती है। ल्यूकोसाइट्स occurs to extent of 30,000। okay, so this after this, soon after separation of placenta, the placenta count increases
कि देन उसके बाद प्लेसेंटा जैसे हमने सेपरेट किया, उसके बाद जो प्लेसेंटल जो प्लेसेंटा है, सो यहाँ पे करेक्शन है कि आफ्टर द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, जैसे कि प्लेसेंटा हमने सेपरेट किया तो उसके बाद जो प्लेसेंटा, इसमें प्लेसेंटा के सेपरेट होने के बाद जो काउंट है, यहाँ काउंट किसकी बात कही है, ल्यूकोसाइट्स काउंट की, जिसको हम पोस्टपार्टम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। कि प्लेसेंटा जैसे ही हमने रिमूव किया, तो यहाँ पे करेक्शन है कि दी प्लेसेंटा नहीं आएगा उसमें। तो इसमें करेक्शन में ये है कि पोस्टपार्टम ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है कि जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट किया उसके बाद जो है बॉडी जो है एक्ट करती है इन्फ्लामेशन के लिए, और जो ब्लड लॉस वगैरह हो रहा है उसमें, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट एक्ट करती है, तो ल्यूकोसाइट का काउंट इंक्रीज होता है, इसलिए कंडीशन आती है पोस्टपार्टम ल्यूकोसाइटोसिस। तो यहाँ वो काउंट इंक्रीज होने की बात करी गई है। देन आता है फिब्रिनोजन लेवल रिमेन्स हाई अप टू सेकेंड वीक ऑफ प्यूपेरियम। फिब्रिनोजन का लेवल जो है स्टिल हाई रहेगा, एंड जो ESR लेवल है वो रेज करता है। देन आता है, इसमें हम पढ़ेंगे एंड नाउ बट नॉट द लीस्ट, मेंस्ट्रुएशन ओव्यूलेशन। इसमें क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट मदर होती है, नाउ शी इज़ अ लैक्टेटिंग वुमेन, वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है, अपना जो है मिल्क वगैरह बच्चे को पिलाती है। देन उसके बाद क्या होता है, इस पे देखेंगे, अगर वुमेन जो है, इफ़ शी इज़ नॉन लैक्टेटिंग वुमेन, देन मेंसेस रिटर्न, जो मेंसेस होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं, बाय दी रिटर्न अर्लीस्ट बाय 6th वीक, जो 6th वीक है उस पर रिटर्न हो जाएंगे। एंड अर्लीस्ट टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इज़ 27 days, वेयर एज लैक्टेटिंग, लेकिन जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं उनका मेंस्ट्रुएशन थोड़ा लेट में शुरू होता है, उनका इवन मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन पीरियड जो है डिले हो जाता है, जो डिलीवरी के 18th वीक, आफ्टर 18 वीक ऑफ डिलीवरी। ओके, नॉर्मली क्या हो जाता है, अगर नॉन लैक्टेटिंग है तो 6th वीक के एंड में। देन उसके बाद ऑनसेट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मेनली डिपेंड्स ऑन लैक्टेशन, जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने का टाइम है, पीरियड है, वो लैक्टेशन में डिपेंड करता है, मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है कि नहीं करा रही है। अगर नहीं करा रही है तो 40% वेमेंस में देखने को मिलता है कि 6 वीक में वो रिटर्न हो जाता है, एंड 12th वीक और 80% में, और 80% या फिर अप्रॉक्स हम इतना मान के चल सकते हैं कि 40, मतलब इट्स नॉट इन एक कैलकुलेशन नहीं है प्रॉपर 100% वाली। इसमें बताया गया है कि अप्रॉक्स अगर मान के चले कि 40% वुमेन 6 वीक में आती है, तो कुछ हम ऐसे भी देख सकते हैं कि लगभग मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि 80% जो है वुमेन जो है 12 वीक में आती है। बट अ पेशेंट ब्रेस्ट फीड, अगर वो मदर जो है ब्रेस्ट फीड करा रही है, तो उसका जो मेंस्ट्रुएशन है, हर टू मेंस्ट्रुएट में बी सस्पेंडेड टू इन अबाउट 70% केसेस अंटिल द बेबी स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। तो जब तक बच्चे ने ब्रेस्ट फीड स्टॉप नहीं किया, मदर अभी भी लैक्टेशन करा रही है, तो तब तक वो हॉल्ट रहता है, स्टॉप रहता है उस टाइम के लिए। इफ इन नॉन लैक्टेटिंग मदर, ओवुलेशन में अकर एज अर्ली एज 4th वीक। ओके, इन लैक्टेटिंग मदर अबाउट 10 वीक आफ्टर डिलीवरी, और जो लैक्टेटिंग मदर है उसमें आफ्टर 10 वीक आफ्टर डिलीवरी जो है वो पीरियड स्टार्ट होगा। So here we learn all about the puparium, not all about, but just an introduction and a brief introduction of what is puparium, involution, physiological changes we have seen in uterus, cervix, vagina, and all, and also the anatomical consideration we have gone through, and the clinical importance. What we have read about lochia, which is also connected to this lochia and its clinical importance. Along with that, at last, we read about general physiological changes, in which we read about pulse, temperature that shouldn't be beyond 99.99 degree Fahrenheit, about the bladder, gastrointestinal tract, and then fluid loss during the first week and 5th week, blood values, how they gonna change, what are the changes we have seen, and also the menstrual and ovulation period, and how these are linked to the breastfeeding. Okay, so in our next video we will read about colostrum and some and postnatal assessment that we have to do. Okay, this is for today. Thank you very much.